प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सभी विषय के साथ मैथमेटिक्स यानी गणित भी आप पढ़ रहे होंगे। फिर से मैं आपसे कहूं, स्टडी में कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.4 प्रश्न क्रमांक 5 की पहली संख्या 525। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन छोटी से छोटी संख्या हम जोड़े कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ने के बाद वो संख्या पूर्ण वर्ग। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। ये 525 है, पहला पांचवा का पहला, ये 525 है। इस 525 में कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें हम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने लिखी 525। मैं आपको समझा रहा था भाग विधि से किस प्रकार से हम दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। उसी नियम के अनुसार हम 525 संख्या के लिए वो संख्या ज्ञात करेंगे छोटी से छोटी जो इसमें जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब हम हल करेंगे तो इसका भाग विधि से वर्गमूल ही ज्ञात करेंगे। हम हल करना शुरू करते हैं। आप देखें, ये 525 संख्या है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि से। ठीक है, हमने आपको बताया होगा कि दाएं हाथ से हम जोड़ा बनाते हैं। ये 25 का एक जोड़ा बन गया, ये 5 अकेला है। अब इसी 5 को हम देखते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये 5 से ज्यादा ना हो। क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पहाड़ा कैसा पढ़ेंगे, जिस नंबर का, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। एक एक अन्ना में 2 दूनी 4, 2 का पढ़ रहे हैं तो 2 बार, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 अगर हम करते हैं तो ये 5 से ज्यादा होता है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, 5 में 4 घटाते यहाँ 1 आया, ये संख्या उतर आई 25। क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से तो जोड़ा उतरता है नीचे। अब 2 में इसी 2 को जोड़ दिए, ये हो गया 4। बात समझ में आई। अब 4 के आगे हम वो संख्या रखेंगे कि 125 से ज्यादा ना हो। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस संख्या में कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़े ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़ने के लिए हम ध्यान देंगे, यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे कि इससे आगे हो जाए, 125 के आगे। उसको देख लें, जैसे ये 4 है, इसके आगे हम अगर 3 लिखते हैं तो 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12, ये 129 हो गया। ठीक है, 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12। इस 4 के आगे अगर हम 3 रखेंगे तो 129 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 84 होता है। 84 125 से कम है तो कम न रहे, उसके जस्ट आगे जाए। 2 पर ये कम है, 4 के आगे इधर 2 रखते हैं तो ये 84 कम आता है। ठीक, इसलिए एक अंक और बढ़ गए, 2 के आगे 3 गए तो हम 4 के बगल में 3 लिखे तो 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12, 129 हुआ। तो ये हम यहाँ 3 रखे, यहाँ 3 रखे तो 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12। अब यहाँ ये ध्यान देंगे, इसमें कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो अब ये 129 ज्यादा हो रहा है 125 से, तो इसको उल्टा घटा लेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जिसको जोड़ने पर, जैसे 9 में 5 गया 4, 2 में 2 गया 0 हो गया, 1 1 में गया। ये 4 ही ऐसी संख्या है जिसको इसमें जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें शेष फल कैसे, वैसे यहाँ ये सब ये समझिएगा प्लीज, इसको ध्यान से।
यहाँ 125 है, यहाँ 129 है, 125 से ज्यादा है। ध्यान दे, चूंकि इसमें छोटी सी छोटी संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए 125 से हम ज्यादा ले जा रहे हैं। ठीक है, 2 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 84 आता है, कम होता है। वैसे जब हम भाग देते हैं, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि 4 के बगल में वो संख्या लिखें कि 125 से ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ 125 से जस्ट आगे, जैसे 2 का दिए तो 84 थी संख्या, अब 3 का दे रहे हैं तो 129 हो रहे, तो उसके जस्ट आगे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़ना है। अगर घटाना होता तब हम 2 बार ले जाते। चौथे प्रश्न में जो कहा गया, बात समझ में आ रही? तो ये 129 हो गया। अब ये 129 में 25, 125 घटा तो ये 4 आए, यही 4 संख्या। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दी गई संख्या 525 में 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, सॉरी ये गलत हो गया, प्राप्त संख्या 529, अभी 525 में हमने 4, 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसे लिख देंगे। जिसका वर्गमूल क्या होगा? 23 होगा, ये 23 होगा। इतना भी आप लिख सकते हैं। दी गई संख्या 525 में 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 529, 525 में 4 जोड़े तो 529 मिला, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका वर्गमूल 23 है। यानी उत्तर बराबर लिखना हो तो आप फिर से लिख दें, उत्तर बराबर 4 और 23। 4 संख्या हम जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग होती है, और उस संख्या का वर्गमूल ये 23 आता है। बात समझ गए होंगे। एक आध दो और इसी तरह से अंक देख ले। 525 संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो वह 529 हो जाती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती जिसका वर्गमूल 23। ठीक है, इसके आगे संख्या है 1750। दूसरी संख्या ले लेते हैं, क्या? 1750। इसको देख लें तो जब हम हल करेंगे तो 1750 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। उसी से हम समझ जाएंगे कि इस 1750 में कौन छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। ठीक है, तो नियम वही, इधर से हम जोड़ा बनाते हैं, इधर से ये 2 जोड़ा हो गए, एक 17 एक 50 का। अब ये 4 4 ये 16 हो गया, यहां पर आया 1 50 उत्तर आया। अब 4 में 4 जोड़े तो 8 हुआ। अब देखें, अगर 8 के बगल में हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 रखेंगे तो 81 आएगा। 81 कम है 150 से, लेकिन 150 से ज्यादा हो जाए तब पता लगेगा कि इसमें कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़े कि ये दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो यहां अगर हम 2 रखते हैं तो 82, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब मैंने आपको बताया है कि इस बड़ी संख्या में इसको घटाएंगे, जो शेष फल आएगा, यहां थोड़ा उल्टा है, वही शेष फल इस संख्या में जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो घटाते हैं तो ये 150 घटा रहे हैं 164 में, तो 4 में 0 गए 4 और 6 में 5 गए 1, ये कट गए। ठीक है, ये 14 संख्या ही इसमें हम जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है और उसका वर्गमूल होता है 42। ठीक है, यहां लिखेंगे
दी गई संख्या 1750 में 14 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कौन, ये जोड़ दिए 50 10 60 1764 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसका वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई, जिसका वर्गमूल 42 होगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा उत्तर लिखना है तो आप परीक्षा में आए तो उत्तर बराबर लिख दें। चूंकि उत्तर में पूछे गया वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात की, वह छोटी सी छोटी संख्या 14 आई, उसका फिर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल आ गया 42। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जब इसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि भाई ये कैसा प्रश्न है, अब हम कैसे जाने कि 525 में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये नियम है, हर चीज का नियम है मैथ में, हर सवाल का, हर चीज का नियम। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और देख लें, तो तीसरी संख्या हम देख लेते हैं, बड़ी संख्या है 6412 यानी 6412। ठीक है, 6412। तो नियम वही, पहले हम भाग से इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो जब हम हल करेंगे तो भाग से इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना होगा। वर्गमूल ज्ञात करने की वही विधि, इधर से हमने जोड़ा बना लिया, 12 संख्या का एक जोड़ा, 1 2 यानी 12 का ये जोड़ा बना, ये 64 बना, 6 4 का एक जोड़ा बना, 1 2 का एक जोड़ा, 6 4 का एक जोड़ा। ठीक है, अब देखें ये 8 28 64, ये भाई पूरा कट गया। अब 4 में 4 गए 0, 6 में 6 0, 8 दूनी ये 16। ठीक है, अब आगे की संख्या ये हमने 12 उतार लिया। अब देखें भाई यहाँ 16 है, इसके आगे रखेंगे तो ये 161 हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ 0 रखते हैं तो इससे कम आएगा। मान लीजिए यहाँ हम 0 रखते हैं तो 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 12 से कम है। 12 से आगे की संख्या हमको ले जाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 1 रखना ही पड़ेगा, तो 161 91 161, राइट, यहां 1 चला गया। फिर से मैं आपको बताऊं, यहां जो संख्या आती है उससे आगे ले जाना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न कहता है कि इसमें हम क्या जोड़ें। अगर घटाने को कहता तो फिर हम यहां दी गई संख्या से कम संख्या लाते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये 161 में 12 हमको घटाना है, तो 11 में 2 गए 9 आया, ठीक, और 5 में 1 गए 4 आया, 149। ठीक है, वो तो 11 4 1 5 1 6 149। अब ये जो संख्या दी गई है इसमें अगर हम 149 जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी और उसका वर्गमूल 81 हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दी गई संख्या 6412 में 149 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अब 6412 में हम 149 जोड़ रहे हैं, तो जब 149 जोड़ेंगे तो 9 2 11 9 2 11 4 1 5 1 6 4 1 5 और ये
6561, यानी 6561। ये संख्या कहां से प्राप्त हुई? हमने 6412 यानी 6412 में 149 जोड़ा। ठीक है, 6412, ये 6412 है। इसमें ये जो शेष फल आया इसी को हमने जोड़ा, तब हमको 6561 संख्या प्राप्त हुई। बिल्कुल गलत ना होने पाए, यहाँ आप जोड़ के देख लीजिए। 6412 में हम 149 जोड़ रहे हैं भाई, 149। ठीक है, 149 हमने जोड़ा तो 9 2 11, 4 1 5 1 6, 4 1 5 और यहाँ 6, ये आई 6561, यानी 6561। ये जो संख्या आई ये पूर्ण वर्ग संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। और इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा? 81 होगा। और उसी तरह पीछे सवालों की तरह हम उत्तर बराबर लिख सकते हैं क्या? 161, 149, 149 ये संख्या हम जोड़ेंगे इसमें, तो पूर्ण वर्ग जो संख्या प्राप्त होगी 6561, इसका वर्गमूल होगा 81। इस तरह से 3 संख्याओं के बारे में मैंने बताया कि इन संख्याओं में कौन छोटी सी छोटी संख्या हम जोड़ें जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, फिर उसका हमने वर्गमूल निकाल के आपको दिखाया। ठीक है, ये आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे पूरी आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 में यद्यपि लगभग 5 संख्याएं हैं, हमने 3 संख्याओं को हल करके आपको समझाया। पूरी आशा है आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे प्लीज लिख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिएगा, आप बताइएगा। और मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, कहता रहूंगा कि प्लीज आपको जो समस्या हो, जो जैसा लगे, जैसा आप फील करें, उसके बारे में निश्चित रूप से हमें बताएं। प्रश्न क्रमांक 6 देख लें। प्रश्न क्रमांक 6 बिल्कुल थोड़ा सा आप पढ़ाई शुरू कर दें, बिल्कुल सरल चीज है, लेकिन सीधी सी बात है, पढ़ेंगे तो सरल है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है ना। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर वर्ग है। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग आप जानते होंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, हमें उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दिया गया है क्या? दिया गया है या कि दिया है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर वर्ग। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा कहें चाहे भुजा का स्क्वायर कहें, बराबर 441 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग, भुजा गुणे भुजा, भुजा का वर्ग बराबर 441 मीटर स्क्वायर। अब देखें, भुजा का वर्ग यहां लिखा है, हमको भुजा का मान लाना है, तो दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल ले, ये दोनों तरफ हम वर्गमूल ले रहे हैं ऐसा। ठीक, ये तरीका समझ में आता है तो ठीक है।
और भी इसके सरल तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल समझ में आता है, कई बार आपको बता चुका। भुजा का वर्ग बराबर 441, दोनों ओर यहां हम लिख सकते हैं दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, दोनों ओर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब देखिए ये भुजा का वर्गमूल है, तो ये वर्ग भी कट गया, वर्गमूल भी कट गया, तो बचा क्या, भुजा बचा। भुजा बराबर वर्गमूल 441। अब 441 का हम वर्गमूल निकाल लें, सीधा सा नियम है, बिल्कुल आप ऐसे निकाल लें। ये है 441, इधर से जोड़ा बनाए, 2 दूनी 4, ये 4 में 4 गया 0, ये 2 जुड़ा, ये 4 हुआ, यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, इसको 41 को हमने उतार लिया, तो 1 एक अन्ना में 1, 1 चौको 4, ये कट गया, क्या आया 21। तो भुजा बराबर हो गया क्या, 21 मीटर। यहाँ मीटर वर्ग था तो मीटर आ गया, ये उत्तर हो गया। उत्तर बराबर भुजा बराबर 21 मीटर। बिल्कुल सरल है। परीक्षाओं में कभी कभी सरल और कठिन प्रश्नों का समन्वय होता है, तो कभी कभी छोटे प्रश्न दे दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये 6वां प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, क्योंकि आज इसको पूरा करना है, ठीक है। इसको आप योग करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको ध्यान होगा, आपने कभी पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न क्रमांक 7 में पाइथागोरस प्रमेय का रोल है। थोड़ा हम पाइथागोरस प्रमेय समझें। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है भाई, ए बी सी, यहां 90 डिग्री का एंगल, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ये जो नीचे भुजा होती है इसको हम आधार कहते हैं, जो ये खड़ी भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या, कर्ण। मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं, हो सकता है आप भूल गए हों। तो किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का साइन, ठीक है। तो 7वां का ए प्रश्न है। ए प्रश्न में दिया गया है ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और ए सी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए सी बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ए बी बी सी दिया है, ए सी हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें यहां हल करेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहां कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब AB, AB है 6, AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ठीक है।
तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है बंधु, AB यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो 6 का वर्ग धन BC 8 का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग यानी 36, 8 का वर्ग यानी 64, तो AC का वर्ग बराबर 64 36 100। दोनों ओर हम वर्गमूल ले रहे हैं, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर करने पर दोनों ओर वर्गमूल लेने पर वर्गमूल निकालने पर कुछ लिख दें, ये गणित लगा रहे हैं बहुत इसका फर्क नहीं पड़ता, ये समझे दोनों ओर हम वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ले रहे हैं। अब ये वर्ग और वर्गमूल कट गया, ठीक है, तो AC बराबर आप जानते हैं 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 सेंटीमीटर आ गया। ए का ये उत्तर हो गया, ए का उत्तर क्या हो गया, उत्तर बराबर AC, उत्तर AC बराबर 10 सेंटीमीटर, इसमें AC पूछा गया, सरल है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, यदि मान लीजिए AC 13, यही त्रिभुज रहने दें क्योंकि दोनों के लिए B 90 डिग्री है, अब इसमें AC दिया है BC दिया है, तो B में जब हम जाएंगे B का निकालने, मान लेते हैं यही त्रिभुज है, ठीक है, अब इसमें AC 13 दिया है, BC 5 दिया है, ये BC 5 यानी आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, लेकिन आप परीक्षा में जब लगाएंगे तो दूसरा, ये दोनों आएंगे तो आप दूसरा त्रिभुज बना देंगे, ठीक है, और उसमें लिख देंगे कि AC इतना है, और मुझे ऐसा लगता है आप पहले इसको समझ लें फिर मैं दूसरा त्रिभुज बनाता हूं, इसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ BC आधार जो है आप लिख दें कितना, BC आधार है यहाँ 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर, और AB 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दें 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न क्रमांक 7 के A का हल हो गया, A समझ ले, यहाँ आपका उत्तर आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए B समझा देते हैं पूरा अच्छी तरह से, है वही सवाल, उसमें सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि भुजाओं की नाप अलग थी तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरा त्रिभुज बना के आपको समझा दे, ठीक। यदि AC 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज वही रहेगा मेरे भाई, यदि AC क्या है, कर्ण है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, BC 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, ये भी हमको ज्ञात करना है, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज, तो दिया है प्रश्न के 7 के B में दिया है, क्या दिया है, दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ ये भी लिख दें, दिया है समकोण त्रिभुज, ये भी अच्छा होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, जहां एंगल B बराबर 90 डिग्री, ये भी लिख दे तब पूरा कहा जाएगा, वो भी उतना लगा देंगे तो गलत नहीं कहा जाएगा, जहां एंगल B 90 डिग्री और AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। आइए अब करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग,
अब इसमें चूंकि धन है बीच में, तो चाहे ए बी का वर्ग पहले लिख ले, चाहे बी सी का वर्ग पहले लिख ले, दोनों में यहाँ धन है ना, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परेशानी। चाहे ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग लिख लें, चाहे बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग लिख लें, इससे कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो ए सी 13 का वर्ग बराबर बी सी 5 का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ये हो गया 13 13 हम 169 बराबर 25 धन ए बी का वर्ग। ठीक है, अब ये 25 इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक, तो 169 ऋण 25 बराबर ए बी का वर्ग। तो 169 में 25 चला गया, तो 144 बराबर ए बी का वर्ग। 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गए 4। अब दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ये दोनों ओर वर्गमूल लेने पर यहां लिख देंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ये आप समझते होंगे। ठीक है, 144 का वर्गमूल होता है, निकाल लेंगे अलग से, यहां लिख देंगे 12 होता है, 12 सेंटीमीटर बराबर ए बी। तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर बराबर ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया भाई। सरल है, पाइथागोरस प्रमेय यद्यपि सरल है, लेकिन ध्यान रखना होता है, इसमें पक्षांतर करना पड़ता है। ठीक है, फार्मूला वही लिखेंगे, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर बी सी यानी लंब का आधार का वर्ग धन ए बी यानी लंब का वर्ग। यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय में समझने के लिए समकोण त्रिभुज को जरूर समझ लें। ये वाली भुजा जो खड़ी होती है लंब कहलाती है, ये आधार कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इस तरह ये 7वें प्रश्न का बी हो गया। अब चलते हैं 8 प्रश्न के पास। इसको मिटा दो, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8। अब थोड़ी सी भाषा उसकी बदली है, कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 8 और 9 प्रश्न के तरह के। इनको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर इनको आप ध्यान रखते हैं तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न इस तरह दिए जाएंगे, थोड़ा कठिन दिए जाएंगे, आपको समझ में। प्रश्न पढ़ें, प्रश्न क्रमांक 8। एक माली, ये 8 नंबर के पास 1000 पौधे हैं। उन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, मान लो भाई ये पौधे लगे हैं, ये पौधे लगे, दिख रहा है आपको, ये पौधे लगे, ये पौधे लगे। अब इसमें आपको मैं बता दूं, पंक्ति ये कहे जाएंगे और कॉलम ये कहे जाएंगे। ये कॉलम है और ये पंक्ति, पंक्ति ऐसी होती है, कॉलम ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 संख्या है। अगर हम पंक्ति की बात करें तो 4 है, अगर हम कॉलम की बात करें तो वो भी 4 है, 1 2 3 4। तो इस पैटर्न में 1000 पौधों को लगाना है, यानी कि पंक्ति और कॉलम सेम रहे। ठीक है, एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतने एक कॉलम में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से गिने तो 4 और यहां से गिने 4, तो इसको हम 4 गुणे 4 बराबर 16 लिख सकते हैं, यानी कि 16 पौधों को हमने पंक्ति और कॉलम के रूप में 4 4 रखा। ये प्रश्न आपके समझ में आए, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। प्रश्न में 1000 पौधे दिया, तो 1000 पौधों को कैसे लगाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इस तरह से लगाना है कि पौधों की संख्या जिधर से गिने, पंक्ति में गिने तो उतने आए,
कॉलम में गिने तो उतना आए। लेकिन लास्ट में प्रश्न ये कहता है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। 1000 पौधों में अगर पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर नहीं आती तो कम से कम उस मालिक को और कितने पौधों की जरूरत होगी, यानी कि इसमें और संख्या जोड़नी पड़ेगी और पौधों लेना पड़ेगा, यानी कि 1000 में जोड़ना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? 5 नंबर का जो प्रश्न है लिखा है 5 नंबर में ना कि नीचे दी गई संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए, वही सिस्टम ये 8 नंबर में काम करेगा। ठीक है, तो यहां कुल पौधे कितने हैं भाई? कुल पौधे बराबर है 1000। ठीक है, तो 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 1000 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भैया। तो इधर 2 जीरो जोड़, ये 2 जीरो का जोड़ा बना, ये 10 बचा अकेला, तो 3 त्रिकायन 9, यहाँ 1 आया, डबल जीरो उतर गए, 3 3 जोड़े तो यहाँ 6 हुआ। ठीक है, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 61 आएगा, ये कम है। जिसमें हम जोड़ते थे ना तो इससे हम ज्यादा बार, इससे ज्यादा संख्या इसका ध्यान रखते थे। तो यहाँ अगर 2 हम रख देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दें, नीचे वाली संख्या ज्यादा होती है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं। तो 124 में 100 घटा दिए, ये 24 आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 रखेंगे, मतलब ये हुआ कि अगर 1000 में हम 24 जोड़ दें तब माली जो पौधों को लगाएगा तो एक पंक्ति में भी 32 पौधे रहेंगे और एक कॉलम में भी 32 पौधे रहेंगे। पंक्तियों और कॉलम के पौधों की संख्या समान रहेगी, यहां लिखा है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये 24 आ गया है ना। तो उत्तर जो लिखना होगा हमको, उत्तर बराबर 24 पौधे, 24 पौधों की जरूरत है। तो 24 पौधे, ये 24 घट रहा था ना, तो यही 24 में हम जोड़ देंगे तो 24 पौधे और 32 पंक्ति और 32 कॉलम। ये हो गया हमारा उत्तर। ये 24 कहाँ मिला भाई? यहां से मिला। इसी 24 को हम इसमें जोड़ देंगे तो उसका जो वर्गमूल आएगा ये 32 आएगा। तो 32 पंक्ति होंगी, 32 कॉलम होंगे। उत्तर की जांच करना हो, 32 में 32 का हम गुणा कर देंगे तो 1024 आएगा। देख लें, 32 पौधे कॉलम में है, कहें तो 32 कॉलम होंगे और 32 ही पंक्तियां होंगी। तो 32 गुणे 32, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ये देख लें, 4 12 9 1 10, ये 1024 आया। 1000 में ये 24 जोड़ दे तो 1024 होता है। बात ये समझ में आई? ठीक है, प्रश्न ये कह रहा था कि माली के पास 1000 पौधे हैं, उसको और कितने कम से कम पौधों की आवश्यकता पड़ेगी अगर वह पौधों को ऐसे लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर। बात समझ में आई? तो ये प्रश्न का हल इतना है। ये उत्तर 24 पौधे, 32 पंक्ति, 32 कॉलम। बिठा दूं, समझ गए होंगे। लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 किस तरह से। अब 9 जो है वो प्रश्न क्रमांक 4 का अनुसरण करें, आपको समझ में आए। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। वही चीज है,
पंक्ति और कॉलम समान रहे, अर्थात हमें 500 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लिखा है इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि जैसा चौथा प्रश्न कहता है कि दी गई संख्या में से कौन छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वर्गमूल वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, उसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो यहाँ क्या दिया है 500। कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, कुल विद्यार्थी बराबर 500। तो हम उसी 500 का वर्गमूल निकालेंगे। ये इधर से जोड़ा बनाए, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 में 2 गुणा 4 जुड़ा तो 4, ये डबल जीरो उतारा। ठीक है, अब ध्यान देंगे 4 के बगल में वो संख्या लिखें कि 100 से ज्यादा ना हो। 100 से ज्यादा तब ले जाते हैं जब इसमें हमको जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ इसको हमको कुछ विद्यार्थियों को निकालना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें 4 के इधर वो संख्या रखेंगे कि 100 से ज्यादा ना। तो अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा, अदु चौको 8। अगर 3 रखते हैं, 4 के बगल में 3 रखते हैं तो 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12, 129 हो जाएगा। 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं, चूंकि इससे निकालना है, इसमें छोटी सी छोटी संख्या निकालने के बाद पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वही पंक्तियों और कॉलम की संख्या हो जाएगी। तो ये 10 में 4 गए 6, 9 में 8 गए 1। 16 विद्यार्थी अगर इसमें से निकाल दिए जाए, है ना, 500 ऋण 16 बराबर क्या 484। यहां 2 बार लिखे, ये 484 आया। ठीक, 10 में 6 गए 4, 9 में 1 गए 8, ये 4। ये 484 अब ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग, अतः 484 का वर्गमूल 22 होगा। तो उत्तर यहां क्या लिखेंगे भाई, यहां बाबू उत्तर लिखेंगे क्या 16। 16 हम घटा देंगे, ठीक, इसमें से हम 16 घटा देंगे, 16 और 22, 22 पंक्ति 22 कॉलम। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 5.4 पूरी हुई। पूरी आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से कहूंगा कि आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए कि आपको कहाँ समस्या हो रही है, या कि हम किस प्रकार से अपना तरीका बदलें कि आपको और समझ में आए। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें, अपनी बात लिखें जहां जो न समझ में आता हो, और फिर इसी तरह फिर मैं कहूँगा बार बार पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी। दैट्स ऑल। गुड नाइट।